जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक कंडक्ट किए हाई इंड्योरेंस अंडर वाटर व्हीकल के ट्रायल्स। सीसीएस ने अप्रूव किया एमका प्रोजेक्ट। जानिए कब होंगे ये फाइटर्स ऑपरेशनल। भारत की 12 सिक्योरिटी एजेंसीज को इंटेलिजेंस ब्यूरो हैंडओवर करेगी स्वदेशी एक्सप्लोजिव डिटेक्टर्स। वेस्टर्न फ्रंट से चीन के साथ लगे बॉर्डर्स पर 10,000 एडिशनल ट्रूप्स को रिलोकेट किया गया है। और टाटा द्वारा बनाए गए माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स अब मणिपुर पुलिस को भी देंगे सुरक्षा। सबसे पहले तो आप सभी को टीम डिफेंस स्क्वाड की तरफ से महाशिवरात्रि की एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी बात पर महादेव का नाम लेकर आज के पहले अपडेट की शुरुआत करते हैं डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की तरफ भारत के एक और महत्वपूर्ण कदम की। तो अपडेट यह है कि डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए हाई इंड्योरेंस ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल के पहले सरफेस रन ट्रायल्स को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया। और ये ट्रायल्स कोची शिपयार्ड की फैसिलिटी में आयोजित किए गए थे। और इस दौरान डीआरडीओ के स्वदेशी एयूवी ने अपने सभी मिशन पैरामीटर्स को पूरा किया है। और बता दें कि हाई इंड्योरेंस ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल वाला जो ये प्रोग्राम है तो इसे 2022 में डीएसी द्वारा क्लियर भी किया गया था। और ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा। और इसका इस्तेमाल कई अलग अलग तरह से किया जा सकता है, जैसे कि दुश्मन के किसी सबमरीन को ट्रैक करने के लिए, या अंडर वाटर परफॉर्म करते समय किसी कॉलिजन को अवॉइड करने के लिए, कम्युनिकेशन सूट के तौर पर, और इस तरह की कई सारी भूमिकाएं ये निभाएगा। और जबकि इंडियन नेवी ने भी 2018 में इस तरह के टोटल 8 हाई एंड्योरेंस ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स की खरीद के लिए आरएफआई भी जारी करी थी। और इस आरएफआई में बताया गया था कि नेवी को जिस तरह के ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट है तो वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर, माइन काउंटर मेजर्स, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस ऑपरेशंस, तो इन सभी भूमिकाओं में इस्तेमाल करने के लिए होंगे। बाकी डीआरडीओ जो ये ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल को बना रही है तो इसका एंड्योरेंस टाइम कम से कम 15 दिनों तक का रहेगा। और रिमोट ऑपरेशंस के अलावा इसमें ऑटोनॉमसली ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी भी रहेगी। और जबकि डीआरडीओ इसके अलावा एक एक्स्ट्रा लार्ज साइज के अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल को भी विकसित कर रही है, जो कि एक आर्म्ड एक्सएल यूयूवी होने वाला है। और शुरुआत में इंडियन नेवी इस तरह के अंडर वाटर व्हीकल्स की करीब 12 यूनिट्स को ले सकती है। बाकी फिलहाल अभी डीआरडीओ ने जो हाई एंड्योरेंस ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल यानी कि HEAUV को टेस्ट किया है तो ये एक्सएल यूयूवी की तुलना में साइज में छोटे हैं। और बाकी इसके सफलतापूर्वक पहले सरफेस रन ट्रायल्स को पूरा करना इस बात को दर्शाता है कि डीआरडीओ का ये प्रोजेक्ट अपने ट्रैक पर है। तो चलिए अब उस अपडेट की बात करते हैं जिसका तो आप में से हर किसी को सुबह से काफ़ी ज़्यादा इंतजार होगा। और इस अपडेट की वजह से तो आज सुबह से ही इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में एक अलग ही तरह के जश्न का माहौल है, जो कि होना बनता भी है। अभी तक तो आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका से जुड़े हुए अपडेट की। तो अपडेट यह है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जैसे कि भारत की लीडिंग न्यूज़ एजेंसी ANI की रिपोर्ट में गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एमका के डिज़ाइन और डेवलपमेंट वाली परियोजना को अपना क्लियरेंस दे दिया है। ये 15,000 करोड़ रुपए की परियोजना होने वाली है, जिसके तहत भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA कई अलग अलग प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एजेंसीज के पार्टनरशिप के साथ स्टेल्थ कैपेबल 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका और उससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजीज को स्वदेशी तौर पर विकसित करेंगे। और ANI की रिपोर्ट के मुताबिक एमका के 5 प्रोटोटाइप्स करीब 5 वर्षों के अंदर तैयार होंगे। और रही बात ये कि भारत के स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका ऑपरेशनल रोल्स परफॉर्म करते हुए कब तक हमको दिखेंगे, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीद तो यही है कि 2030 के बाद ऑपरेशनल रोल्स के लिए एमका फाइटर्स का इंडक्शन स्टार्ट किया जाएगा। बाकी जैसे कि पहले भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि एमका की जो पहली 2 स्क्वाड्रन है उनको पावर देने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के 414 इंजन का इस्तेमाल होना है, लेकिन जो बाकी की स्क्वाड्रन्स होंगी और जो एमका मार्क 2 होगा तो उसमें और भी पावरफुल जेट इंजन इस्तेमाल होगा, जिसे भारत किसी फॉरेन इंजन मेकर की पार्टनरशिप के साथ संयुक्त रूप से मिलकर विकसित करेगा। बाकी आगे चलकर इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में कम से कम 200 5th जनरेशन फाइटर जेट्स का इंडक्शन हमें देखने को मिल सकता है। इसी तरह से रिपब्लिक वर्ल्ड की तरफ से भी सेम रिपोर्ट जारी की गई है कि एमका को CCS की तरफ से फाइनल अप्रूवल मिल चुका है। और एमका के लिए CCS की हरी झंडी का मतलब यह है कि अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा जो 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है वो थोड़ा फास्ट ट्रैक होगा। और ये तेजी भी खास करके तब देखने को मिलेगी जब फंड्स समय पर हमारी एजेंसीज को मिल जाए। भारत की DRDO, ECIL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और DAE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा मिलकर स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए एक खास तरह के एक्सप्लोजिव डिटेक्टर्स फील्ड डिप्लॉयमेंट के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो को हैंडओवर किए गए। और इनिशियली इसकी 2 यूनिट्स IB को हैंडओवर की गई हैं और IB इन एक्सप्लोजिव डिटेक्टर्स को फील्ड डिप्लॉयमेंट के लिए
भारत की 12 आइडेंटिफाइड सिक्योरिटी एजेंसीज को हैंडओवर करेगी। इन एक्सप्लोजिव डिटेक्टर्स को हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अनुसार कस्टमाइज किया गया है और ये IMS यानी कि आयन मोबिलिटी स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक और RBS यानी कि रमन बैग स्कैटरिंग प्रिंसिपल्स पर आधारित है। और अभी शुरू में केवल 2 यूनिट्स खास तौर पर फील्ड डिप्लॉयमेंट एक्सपीरियंस को प्राप्त करने के लिए है, जिसको इस्तेमाल करके यूजर एजेंसीज अपना फीडबैक प्रोवाइड करेंगी और उसी फीडबैक के आधार पर इन डिटेक्टर्स को और भी ज़्यादा इंप्रूव किया जाएगा। बाकी ये जो डिटेक्टर्स हैं ये अलग अलग तरह के एक्सप्लोजिव्स जैसे कि IEDs, होममेड एक्सप्लोजिव्स, UXOs इन सभी को डिटेक्ट करने में सक्षम होंगे। इनका इस्तेमाल कई अलग अलग तरह के रोल्स जैसे कि एंटी सैबोटाज ऑपरेशंस, रेंडर सेफ प्रोसीजर ऑपरेशंस या पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन, इन सभी की अलग अलग भूमिकाओं में किया जा सकता है। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक चीन के साथ लगी सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य के साथ भारत ने अपने 10,000 एडिशनल ट्रूप्स वेस्टर्न बॉर्डर से चीन के साथ लगे बॉर्डर पर रीअसाइन किए हैं। और इसके अलावा चीन के साथ डिस्प्यूटेड बॉर्डर पर जो मौजूदा 9,000 स्ट्रॉन्ग ट्रूप्स का कंटिजेंट असाइंड है तो उन्हें एक नई फाइटिंग कमांड के अंदर शामिल किया जाएगा। और अब ये मौजूदा 9,000 ट्रूप्स और 10,000 एडिशनल ट्रूप्स तो इनकी कंबाइंड फोर्स 532 किलोमीटर लंबे बॉर्डर को गार्ड करेगी। और ये वो स्ट्रेच है जो कि चीन द्वारा ऑक्युपाइड तिब्बत रीजन और भारत की नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को सेपरेट करता है। और ब्लूमबर्ग का ये कहना है कि जो 10,000 एडिशनल ट्रूप्स चीन के साथ लगी सीमा पर रीअसाइन किए गए तो वो पहले वेस्टर्न फ्रंट पर तैनात थे और ये ट्रूप्स डेडिकेटेड आर्टिलरी और एयर सपोर्ट के साथ यहाँ पे तैनात होंगे। बाकी ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा सीनियर इंडियन ऑफिशियल के हवाले से किया है और फिलहाल अभी तक भारत सरकार की तरफ से इस रिपोर्ट को लेकर कोई ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है। बाकी आज गुरुवार को डिफेंस समिट में NDTV के साथ एक खास इंटरेक्शन में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उन सभी देशों को एक कड़ी चेतावनी दी है जो कि भारत की संप्रभुता के लिए चुनौती खड़ी करते हैं, जिसमें भारतीय रक्षा मंत्री ने इंडियन डिफेंस फोर्सेस की एबिलिटी पर अपना कॉन्फिडेंस व्यक्त करते हुए इस बात को मेंशन किया है कि अगर कोई भी भारत पर हमला करेगा तो भारत ऐसी पोजीशन पर है कि वो उस हमले का पर्याप्त जवाब दे पाए, फिर चाहे हमला जमीन से हो, हवा से हो या फिर समुद्र से हो। भारत पर होने वाले हमले का जवाब भारत की फोर्सेस बहुत ही मजबूत तरीके से देंगी। हमने कभी भी किसी की जमीन को ऑक्यूपाई नहीं किया है, लेकिन हाँ अगर कोई हम पे हमला करता है तो हम भी जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। उनका यह भी कहना था कि हमें हर समय यहाँ तक कि शांति काल में भी युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। बाकी इसी बीच उन्होंने मौजूदा सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया वाले इनिशिएटिव की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए बताया कि कैसे मिलिट्री में आत्मनिर्भरता और मॉडर्नाइजेशन को सुनिश्चित किया गया। उनका यह भी कहना था कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले की सरकारों ने डिफेंस सेक्टर पर जोर नहीं दिया, लेकिन मेरा बस ये कहना है कि हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को लेकर आए। आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS ने एमका फाइटर के अलावा इंडियन आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 34 नए ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के खरीद प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है और जिसके तहत 25 हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी को मिलेंगे और 9 हेलीकॉप्टर्स इंडियन कोस्ट गार्ड को। और इस प्रस्ताव के तहत ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर के एडवांस वर्जन यानी कि Mark 3 लिए जाने। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि 9 और 10 मार्च को अंडमान और निकोबार आइलैंड में पहली बार भारत और US की कोस्ट गार्ड संयुक्त रूप से मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगी। इस एक्सरसाइज का नाम है सी डिफेंडर 2024। इस एक्सरसाइज के दौरान मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, काउंटर ड्रोन अटैक्स, ड्रग इंटरडिक्शन तो इस तरह के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर फोकस किया जाएगा। बाकी एक अपडेट यह है कि कल 6 मार्च को अदन के साउथ वेस्ट में करीब 54 नॉटिकल माइल्स पर बारबाडोस फ्लैग के साथ ऑपरेट कर रहे एक बल्क कैरियर जिसका नाम था ट्रू कॉन्फिडेंस, तो उस पर ड्रोन या मिसाइल से हमला किया गया था और उस हमले के बाद इस मर्चेंट वेसल पर भी आग लग गई थी, जिसमें वेसल के क्रू को क्रिटिकल इंजरीज भी आई और जिसके कारण उन्हें शिप को छोड़ने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। लेकिन एक बार फिर से इस रीजन में इंडियन नेवी ने अपनी कमिटमेंट को साबित करते हुए तुरंत ही इस इंसिडेंट का रिस्पांस दिया और अपने मिशन डिप्लॉयड INS कोलकाता को इस वेसल के क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू करने के लिए रवाना किया और 16:45 आवर्स पर INS कोलकाता लोकेशन पर पहुंच गई थी और इसने सफलतापूर्वक 21 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया, जिसमें एक भारतीय नागरिक भी है। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडियन नेवी ने अपने हेलीकॉप्टर्स और बोट्स का इस्तेमाल किया था और जो घायल क्रू था उन्हें जरूरी चिकित्सा सहायता भी प्रदान की गई। बाकी नेवी से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये भी है कि अगले सप्ताह भारत की स्वदेशी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिहंत से एक सबमरीन लॉन्च मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा सकता है। बाकी अगर ट्रायल्स की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के C-17 एयरक्राफ्ट से ATRDE द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए एक्स्ट्रा लॉन्ग एंड हैवी प्लेटफॉर्म को एयर ड्रॉप किया गया था और ये जो प्लेटफॉर्म है ये 20,000 किलोग्राम तक की लोड को कैरी करने की कैपेबिलिटी रखता है और इस प्लेटफॉर्म की मदद से हम अपने कई सारे मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स को एयर ड्रॉप कर सकते हैं। इन सब के अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि मणिपुर पुलिस फोर्स में टाटा द्वारा स्वदेशी तौर पर बनाए गए 7 माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स को सफलतापूर्वक शामिल किया गया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में श्रीनगर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए गनर गुरिंदर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2014 में
देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए कमांडर कुंतल वाधवा वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि भारत के पास टोटल कितनी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।